हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस बिलव्ड चैनल बिलव्ड एकेडमी। इस वीडियो में हम आपके 12th साइकोलॉजी के चैप्टर 5 के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करने वाले हैं। आपने देखा ही है कि आपके सैम्पल पेपर में टोटल 14 क्वेश्चंस आए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एमसीक्यू आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। और इस वीडियो की जो पूरी पीडीएफ है वो मैंने डाल दी है अपना जो टेलीग्राम चैनल है बिलव्ड कम्युनिटी। यहाँ पे आपको फ़ोटो दिख रही होगी, उस चैनल पे हमने डाल दी है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस लिंक से चैनल को ज्वाइन करना है, या फिर आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो। पब्लिक चैनल है और वहाँ से इस पीडीएफ को एक्सेस कर लेना है। ओके, शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। देखो, आंसर मैंने लास्ट में दिया हुआ है, एक साथ आंसर की दी हुई है। तो पहले आप आंसर मत देखो, आप कोशिश करो मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने की। और मैं जितना हो सकेगा इस वीडियो में चाहूँगी कि हर एक क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट आया है उसको भी मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। तो बने रहना पूरी वीडियो में, और आंसर की लास्ट में मिलेगी आपको। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, साइकोथेरेपी इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो आपने नाम सुना होगा साइकोथेरेपी। जो लोग साइकोथेरेपी प्रैक्टिस करते हैं उनको हम कहते हैं साइकोथेरापिस्ट। तो ये इन नीचे 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन साइकोथेरेपी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है? ऑप्शन नंबर 1, a medical procedure using drugs, a voluntary relationship between client and therapist, a social interaction without goals, a permanent relationship। तो साइकोथेरेपी क्या है? साइकोथेरेपी किसके बीच में होती है या फिर किसके ऊपर परफॉर्म किया जाता है? कौन परफॉर्म करता है? जो थेरेपिस्ट है वो अपने क्लाइंट के ऊपर साइकोथेरेपी परफॉर्म करते हैं। तो साइकोथेरेपी इज अ रिलेशनशिप वेयर इट इज़ बिटवीन क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट, और ये रिलेशनशिप वॉल्यूंटरी है। मतलब अपनी इच्छा से क्लाइंट थेरेपी लेने आते हैं और थेरेपिस्ट उनके ऊपर जो थेरापी टेक्निक्स है उनका इस्तेमाल करती है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द sorry, option number B. Option number B is the correct answer. Question number 2, the primary goal of psychotherapy is। तो साइकोथेरेपी अभी जो हमने पढ़ा उसका प्राइमरी गोल क्या है? डायग्नोसिस मेंटल इलनेस, चेंज maladaptive behavior and reduce stress, लेवल abnormal behavior, prescribe medication। तो आप बताइए। तो प्राइमरी गोल ऑफ साइकोथेरेपी, जब थेरेपी चल रही है तो उसका मतलब ही होता है कि कोई भी जो क्लाइंट है या फिर कोई भी पेशेंट अगर हम कहें, तो उनका जो मल एडेप्टिव बिहेवियर है या फिर उनके अंदर जो डिस्ट्रेस है उसको रिड्यूस करना, और जो मल एडेप्टिव यानी जो गलत बिहेवियर है, जो एडेप्टिव या फिर यूजुअल बिहेवियर नहीं है, उनको चेंज करना इज़ द मेन गोल। ये कोई मेंटल इलनेस को डायग्नोस नहीं करना होता है, क्योंकि डायग्नोस जो है ना वो पहली स्टेज वगैरह पे हो जाती है, जब काउंसलिंग वगैरह नॉर्मली चलती है या फिर पहले 1-2 सेशन में जब नॉर्मल वार्तालाप होता है तभी डायग्नोस होती है। और जब डायग्नोस हो के आपका क्या बीमारी है वो पता चलता है, तब जाके आपके ऊपर थेरेपी का मतलब तब जाके थेरेपी हम लोग चालू करते हैं। सो थेरेपी आपकी मेनली मतलब जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए की जाती है, ना कि डायग्नोस करने के लिए। और अब लेवल करने के लिए भी नहीं है। लेवल करना मतलब वही है डायग्नोस करना। और प्रेस्क्राइब मेडिकेशन नहीं होती है साइकोथेरेपी में, होती है कई बार, वो एक अलग पार्ट है। अभी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक, नॉट यहाँ पे ध्यान देना है। नीचे इनमें से कौन सा साइकोथेरेपी का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी, क्या सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी साइकोथेरेपी में है? हाँ है। सिस्टमेटिकली जो भी थ्योरी आपने पढ़ी है या फिर थेरेपी का जो भी थ्योरी है उसको अप्लाई करना, यस करेक्ट। कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप, जो क्लाइंट और थेरेपिस्ट का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। क्लाइंट की जो भी इंफॉर्मेशन थेरेपिस्ट के पास होती है वो बहुत ज़्यादा प्राइवेट होती है। उनको अपनी क्लाइंट की प्राइवेसी जो भी आप कहते हैं उसको मेंटेन करना चाहिए, और ये चीज़ें बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इनको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। देन थेराप्यूटिक अलायंस का फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे नॉट कौन सा है? ऑफकोर्स ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी इज प्रैक्टिस बाय अनट्रेन्ड पर्सन। अरे भाई, किसी को बीमारी है उसको आप थेरेपी दे रहे हो तो जो ट्रेनिंग
ट्रेंड पर्सन है, जो प्रोफेशनल है, वही ना परफॉर्म करेंगे इसको। अनट्रेंड पर्सन सब कैसे करवा लोगे थेरेपी? सो बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइकोथेरेपी। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 4, द स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन थेरेपिस्ट एंड क्लाइंट इज कॉल्ड। तो जो स्पेशल रिलेशनशिप होता है थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच में, उसको हम लोग कहते हैं थेराप्यूटिक अलायंस। दिस इज सिंपल, एक डेफिनेशन टाइप का है। सो थेराप्यूटिक अलायंस का मतलब है रिलेशनशिप बिटवीन थेरापिस्ट एंड क्लाइंट, और रिलेशनशिप बिटवीन थेरापिस्ट एंड क्लाइंट को हम क्या कहते हैं? थेराप्यूटिक अलायंस। ओके, फिर अपना क्वेश्चन नंबर 5, एम्पैथी इन साइकोथेरेपी रेफर्स टू। तो साइकोथेरेपी में एम्पैथी का क्या मतलब है? आपको अगर समझ आता है या फिर आप अगर जानते हो तो दो टर्म होता है। एक होता है सिंपैथी, SYM सिंपैथी, दूसरा होता है एम्पैथी। तो सिंपैथाइज करना या फिर सिंपैथी का हम अगर मतलब साइकोलॉजी का चलो हम छोड़ देते हैं, हम जनरल नॉर्मल इंग्लिश की बात करते हैं। सो सिंपैथी इज लाइक कि किसी के दुख को देख के आपको उन पर दया आ रही है, आपको उन पर करुणा आ रही है, यू आर फीलिंग कि आपके अंदर एक काइंडनेस का जागरण हो रहा है, आपको लग रहा है कि मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए। बट एम्पैथी इज लाइक, एम्पैथी में आपको किसी पे दया नहीं आती, किसी पे करुणा नहीं आता है। एम्पैथी में आप दूसरे इंसान के साथ, सामने वाले इंसान के साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कौन सी चीज़ से वो गुजर रहे हैं, आप अपने आप को उनकी जगह पर रख के खुद को देखते हो कि उनका कैसा क्या चल रहा है, कैसा फील हो रहा है उनको। तो दिस इज एम्पैथी एंड सिंपैथी। सिंपैथी इज लाइक आप अपने आप को उनकी जगह पे रख कर नहीं सोच रहे हो, आपको बस आप जहाँ पे हो वहाँ पे आप हो, दूसरा बंदा जहाँ पे है वहाँ पे वो है, और उनकी हालात को देखकर आपको दया हो रही है। एंड एम्पैथी इज लाइक कि आप अपने आप को दूसरे बंदे की जगह पे रख के समझ रहे हो कि क्या हो रहा है उसके साथ। सो फीलिंग पिटी फॉर द क्लाइंट, क्या क्लाइंट के लिए पिटी फील करना, दया आना, इज एम्पैथी। इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ओनली, या फिर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम क्लाइंट्स पर्सपेक्टिव, गिविंग एडवाइस टू द क्लाइंट। तो एम्पैथी मैंने क्या बोला कि दूसरों के जगह पे खुद को रख के, यानी दूसरों के पर्सपेक्टिव से खुद को, मतलब दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझना, उनके जगह पे खुद को रख के उनका पॉइंट ऑफ व्यू को समझना इज एम्पैथी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड इज एसोसिएटेड विथ बिहेवियर थेरेपी, साइकोएनालिसिस, क्लाइंट सेंटर थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी। सो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड यानी क्लाइंट के साथ कुछ भी हो रहा है, कैसी भी सिचुएशन है, आपको हर सिचुएशन में एक पॉजिटिविटी रखना है, एक पॉजिटिव माइंडसेट, एक पॉजिटिव रिगार्ड रखना है। आप किसी भी हालत में नेगेटिव नहीं हो सकते हो, मतलब नहीं हो सकते इन द सेंस आपको नेगेटिव की तरफ ध्यान नहीं देना है, आपको हमेशा पॉजिटिव की तरफ ध्यान देना है, मतलब एज ए साइकोलॉजिस्ट या फिर एज ए थेरेपिस्ट। सो दिस इज रिलेटेड टू क्लाइंट सेंटर थेरेपी, क्लाइंट सेंटर थेरेपी। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 7, विच थेरेपी इज ऑल्सो कॉल्ड द थर्ड फोर्स। अब कौन सी थेरेपी को हम थर्ड फोर्स थेरेपी भी कहते हैं? सो द आंसर इज एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। ये बहुत ही बेसिक और शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है। सो थर्ड फोर्स थेरेपी इज लाइक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। ओके, देन साइकोडायनामिक थेरेपी बिलीव साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अराइज ड्यू टू। जो साइकोडायनामिक थेरेपी है, साइकोडायनामिक हमने बहुत बार पढ़ लिया, सिगमंड फ्रॉइड का जो अनकॉन्शियस वाला पार्ट है उसी में आता है साइकोडायनामिक थेरेपी। सो साइकोडायनामिक थेरेपी क्या बोलता है कि जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इंसान को होती है उनका जड़ क्या है, वो खास से राइज होते हैं। सो जहाँ पे हमने पढ़ी हुई है अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर इनर कॉन्फ्लिक्ट्स। सो साइकोडायनामिक थेरेपी सिगमंड फ्रॉइड का दिया हुआ जो हमारे अनकॉन्शियस जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उन पर ध्यान देता है। तो वही है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? फॉल्टी लर्निंग, बायोलॉजिकल, सोशल प्रेशर, नहीं, इट अबाउट इंट्रा साइकिक कॉन्फ्लिक्ट, मतलब हमारे अंदर इंटरनल, हमारे साइकी में इंटरनल जो प्रॉब्लम्स है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स रहता है, उस पर बेस्ड होती है हमारी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। दिस इज अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू साइकोडायनामिक थेरेपी। क्वेश्चन नंबर 9, बिहेवियर थेरेपी फोकसेस मेनली ऑन। अब बिहेवियर थेरेपी किन चीज़ों पर फोकस करता है?
पास्ट चाइल्डहुड कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रेजेंट फॉल्टी बिहेवियर, थॉट्स एंड फैंटेसी, स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो क्या आंसर होगा आप बताइए। सो सिंस इट इज रिटन बिहेवियर थेरेपी और ऑप्शन में है प्रेजेंट फॉल्टी बिहेवियर एंड थॉट्स। सो फॉल्टी बिहेवियर, जो फॉल्टी बिहेवियर है उसी को ठीक करने के लिए हम बिहेवियर थेरेपी को ठीक करते मतलब यूज करते हैं। सो ऑप्शन इज ऑप्शन बी, बिहेवियर थेरेपी। आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन इज मेनली यूज टू ट्रीट। तो जो सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन है उसको हम किस चीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। डिप्रेशन, फोबिया, सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर। बताइए आंसर कमेंट में लिखिए। आप लोग वीडियोस देखते हैं, एक भी बच्चा कमेंट नहीं करता, आप भी कमेंट में बताइए इसका आंसर। सो सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन का मतलब होता है जैसे कोई ये यूज़ होता है एक्चुअली में फोबिया के लिए, फोबिया को ट्रीट करने के लिए। तो ये प्रोसेस होता कैसे है, मान लीजिए कोई एक इंसान है, मतलब किसी, मान लीजिए इंसान और डॉग, डॉग, हाँ डॉग, एक डॉग है। मेरी ड्राइंग बहुत बदतर है, मैंने बहुत मुश्किल से ड्राइंग करके अपनी क्लासेस पास करी है। मैंने दूसरों से करवाया है, जूनियर को चॉकलेट वॉकलेट दे के करवाया है। फिर आपको एक टेक्निक आता है क्या, ऐसे पेपर के ऊपर एक ग्लास रखो, मतलब ग्लास नहीं सॉरी लाइट रखो, फिर उसके ऊपर जो आपका जो भी ड्राइंग करना है वो लाइट के ऊपर वो रख दो तो एग्जैक्ट शेप नीचे बनने लगता है। फिर उसी शेप को देख देख के आप ड्रॉ करना। तो ये चीज़ें मैं बड़ी करती आई हूँ। सो डॉग है और तो मानो उसको बहुत डॉग से डर लगता है, तो सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन माने उसको बार बार डॉग से एक्सपोज किया जाएगा। मतलब बार बार डॉग को उसके सामने लाया जाएगा या फिर उसको डॉग के पास लाया जाएगा और बार बार सिस्टमेटिकली बार बार करके उस इंसान को ये एहसास दिलाया जाता है कि डॉग जो है दे आर नॉट हार्मफुल। सो दिस इज हाउ सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन वर्क। तो ये फोबिया के लिए, फोबिया डर के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, नाउ द प्रिंसिपल बिहाइंड सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन इज, जो प्रिंसिपल है वो क्या है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन के पीछे का जो प्रिंसिपल है वो क्या है। सो दैट इज रेसिप्रोकल इनहेबिटेशन, कैथारसिस, ट्रांसफरेंस, रेसिप्रोकल इनसाइड। सो रेसिप्रोकल इनहेबिटेशन इज द करेक्ट आंसर। ये रेसिप्रोकल इनहेबिटेशन का मतलब होता है कि बार बार उसी सिचुएशन को उनको एक्सपोज करके बार बार दिखाया जाता है कि उस सिचुएशन से रेसिप्रोकेट होके कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो आपको इन चीज़ों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, टोकन इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन। सो जो टोकन इकोनॉमी है वो किस पर बेस्ड है, बताइए टोकन इकोनॉमी किस पर बेस्ड है। टोकन इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जैसे बोलते हैं ना कि आपको कोई जैसे क्या कहते हैं उसको, मतलब आपने कोई काम किया अच्छा सा तो उसके लिए आपको रिवॉर्ड मिलता है, तो वही एक टोकन इकोनॉमी की तरह यूज़ किया जाता है। तो दैट इज़ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। आपने मार्क्स अच्छे लाए तो आपके पापा ने आपको 100 रुपये दिए, फिर आपने टॉप किया तो पापा ने आपको 1000 रुपये दिए, एक कहने की बात है। फिर आपने बोर्ड्स में पूरा फाड़ दिया एकदम से, आपके पापा ने आपको नया मोबाइल दिया। सो दैट इज़ टोकन इकोनॉमी, टोकन ऑफ लव, टोकन ऑफ लव ऐसे करके वही। चलो, सो रैशनल इमोटिव थेरेपी रैट वाज प्रपोज्ड बाय। सो रैट को किसने प्रपोज किया था, इट वाज प्रपोज्ड बाय एल्बर्ट एलिस। बहुत ही डायरेक्ट आपको याद रखना है, रैट इज अबाउट एल्बर्ट एलिस। 14, द एबीसी एनालिसिस इन रैट स्टैंड्स फॉर। तो जो रैट हमारी है, जो हमने अभी यहाँ पे पढ़ी है ना, रैट रैशनल इमोटिव थेरेपी, इस थेरेपी में एक एनालिसिस आती है जिसको कि हम कहते हैं ABC एनालिसिस। और ये ABC एनालिसिस का पूरा नाम क्या है भाई बताओ। सो ABC एनालिसिस स्टैंड्स फॉर एंटीसीडेंट बिलीफ कॉन्सिक्वेंस, एंटीसीडेंट बिलीफ कॉन्सिक्वेंस। सो ABC एनालिसिस इज एंटीसीडेंट बिलीफ कॉन्सिक्वेंस। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 15, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एट। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस का क्या मतलब बैठता है जी, लर्न हैबिट, बायोलॉजिकल डिफेक्ट्स, फॉल्टी
अनकॉन्शियस। तो कॉग्निटिव का मतलब ही है हमारा मेंटल प्रोसेस, जो माथा में चलता रहता है, जो दिमाग में चलता है, वही कॉग्निटिव चीज़ें होती है। मतलब आप ब्रॉडली ऐसा समझिए मेंटल प्रोसेस जो है। सो आप दिमाग से ही सोचते हैं, है ना, या फिर आप किसी और चीज़ से सोचते हैं? मैं तो दिमाग से ही सोचती हूँ। सो कॉग्निटिव इज ऑफ रिलेटेड टू थिंकिंग, सो फॉल्टी वेज ऑफ थिंकिंग। मैंने डिस्टॉर्ट हो गया, जो कॉग्निटिव प्रोसेस है डिस्टॉर्ट हो गया, मैंने फॉल्टी वेज ऑफ थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 16, द मेन एम ऑफ कॉग्निटिव थेरेपी इज। सो कॉग्निटिव थेरेपी का मेन एम क्या है? सो कॉग्निटिव थेरेपी अगर है तो वो क्या करेगी? क्या वो इमोशनल कैथारसिस करेगी, बिहेवियर मॉडिफिकेशन करेगी, या फिर कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग करेगी, या फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऑप्शन के लिए दिया है। सो कॉग्निटिव थेरेपी कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग करेगी। तो कई बार आपको सीधा ऑप्शन दिएगा, जो क्वेश्चन से मिला है वही आपका आंसर है। ये कर तरीके से आप इसको निकालो। मैं बहुत एक्सप्लेन करके पढ़ाती थी, बट फिर मेरे को कुछ लोगों ने बोला कि इतना नहीं बताना होता है, बच्चों को सिर्फ पढ़ना होता है। सो ठीक है बच्चों, आप पढ़ो, और हम जब नई क्लास करेंगे तब हम, अब तो आपके साथ और नई क्लास कहाँ होगी, अब तो नए बच्चे आएंगे। ओके, CBT इज़ कंसिडर्ड इफेक्टिव बिकॉज। सो CBT को हम क्यों इफेक्टिव मानते हैं? CBT को हम क्यों इफेक्टिव मानते हैं? फोकस इज ओनली ऑन बायोलॉजी, फोकस इज ओनली ऑन बिहेवियर, अबाउट साइंटिफिक मेथड्स। अब जो थेरेपी है CBT वो अगर साइंटिफिक मेथड को, कॉग्निटिव बेस्ड थेरेपी है ना, तो वो अगर साइंटिफिक मेथड्स को अवॉइड करेंगे तो कैसे चलेगा? क्या ये सिर्फ बायोलॉजी पे फोकस करेगा तभी नहीं चलेगा? सिर्फ बिहेवियर पे फोकस करेगा तभी नहीं चलेगा? इसको हम इफेक्टिव इसीलिए मानते हैं क्योंकि ये बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल एस्पेक्ट सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है। दैट्स व्हाई वी फाइंड CBT वेरी इफेक्टिव। ओके, गुड टू गो, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट ऑप्शन। सो लोगोथेरेपी वॉज प्रोपाउंडेड बाय, तो लोगोथेरेपी का डायरेक्ट आंसर होता है विक्टर फ्रैंकल। विक्टर फ्रैंकल ने लोगोथेरेपी दी थी। ये आप एक बुक है इकिगाई करके, उस बुक में भी आपको मिलेगा, और एक दो सेल्फ हेल्प बुक है उस पर भी आपको इसका मेंशन मिलेगा। ओके, सो लोगोथेरेपी इज रिलेटेड टू विक्टर फ्रैंकल, वेरी सिंपल। एंड क्लाइंट सेंटर थेरेपी, CCT एम्फोसिस। क्लाइंट सेंटर थेरेपी किस चीज़ पे एम्फोसिस करती है बताइए? Interpretation by therapists, directive techniques, self growth of the client, use of punishment. So since it is client centered therapy, क्लाइंट के ऊपर सेंटर्ड है, तो ये क्लाइंट के सेल्फ ग्रोथ को ही प्रमोट करेगी। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 10 एंड हमारा आखिरी सवाल 7 करोड़ का, दैट रिहेबिलिटेशन ऑफ मेंटली इल प्राइमरी एम्स टू। तो जो भी इंसान मेंटली इल होते हैं उनका जो रिहेबिलिटेशन होता है उसका मेन गोल क्या होता है? वो प्राइमरी किस चीज़ को एम करता है? क्योर मेंटल इलनेस कंप्लीटली, रिड्यूस सिम्टम्स ओनली, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड फंक्शनिंग, आइसोलेट द पेशेंट। तो कंप्लीटली क्योर मेंटल इलनेस को कंप्लीटली क्योर करना उनका गोल नहीं होता है। वो एक प्रोसेस होता है, वो दिन ब दिन चलता रहता है, बट प्राइमरी गोल है। क्योंकि जो भी लोग मेंटली इल होते हैं उनका जो लाइफ की जो क्वालिटी है और फंक्शनिंग है वो बिगड़ जाती है, तो उसको ठीक करना इज़ द प्राइमरी गोल, और बाकी चीज़ें बाद में होती है। ये भी बहुत सारी सिम्टम्स को रिड्यूस करना, मेंटल हेल्थ को किल करना भी, सॉरी किल करना नहीं, क्योर करना भी गोल है, बट सिम्टम्स ओनली यहाँ पे दिया है तो ये नहीं होगा आंसर। ओके, और आपके जो भी आंसर की हैं सारा इधर है, आप देख सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और इसके साथ साथ टेलीग्राम कम्युनिटी का हमारा नाम है बिलव्ड कम्युनिटी, तो आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको ये PDF मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।